नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो तेलंगाना की जो पूरी फाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आज शाम जब तक मैं ये प्रोग्राम खत्म करूंगी तब तक चुनावी प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। और अभी फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है और इस रोड शो में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है या तमाम रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है और जो तमाम उन रैलियों से कही जा रही है और जनता की तरफ से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वाकई में ये बताता है कि इस बार तेलंगाना की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। सीधे तौर पर जो फाइट है यहाँ पर वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है और लग ये रहा है कि रेवंत रेड्डी ने पिछले 2 सालों में जो जमीन पर मेहनत की है उसका असर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। कर्नाटका में जीत जिस तरह से कांग्रेस को मिली, भारत जोड़ो यात्रा के जो दौरान जो एक पूरा मोमेंटम बना और उसके बाद जो पूरा फोकस तेलंगाना पर सिमटा और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की मेहनत जो आला कमान है उसकी तरफ से भी देखने के लिए मिली तेलंगाना में, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं संभावनाएं दिखने लगी कि तेलंगाना में उसके लिए स्थितियां बहुत माकूल बनती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरा फोकस जो है वो तेलंगाना पर सिमटा और अब ये लग रहा है और बहुत सारे सर्वेज और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि फाइट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है और कांटे की है और कांग्रेस को एज यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो कांग्रेस का एक तरह से साउथ में जो किला माना जाता था और क्या अब वो फिर से धीरे धीरे करके कांग्रेस की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तेलंगाना सिर्फ 10 साल पुराना राज्य है और तेलंगाना कांग्रेस की ही देन है, लेकिन कांग्रेस को जो लग रहा था कि उसको फायदा मिलेगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके, उसको उल्टा नुकसान देखने के लिए मिला। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस इमोशनल अपील भी करती हुई नजर आ रही है, घोषणाएं उसने बहुत सारी की हैं, एंटी इनकम्बेंसी है जो उसके फेवर में नजर आ रही है और लग रहा है कि जो 13% मुस्लिम वोट है और जो कि तकरीबन 40 सीटों पर असरदार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। आज सोनिया गांधी ने भी एक इमोशनल अपील की है, 30 तारीख को वोट डाले जाने हैं, आज प्रचार जो है वो थम जाएगा। मैं आपको सुनवाती हूं कि कैसे वहां के लोग इंदिरा अम्मा, सोनिया अम्मा कहकर बुलाते हैं और एक इमोशनल अपील इसलिए सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के लिए की है। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो लग रहा है कि अभी मैं सोनिया गांधी की जो बाइट है वो आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो 2 मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं और हम ये जानेंगे फिलहाल कि तेलंगाना में किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में जिस तरह के सर्वेज और जिस तरह की भीड़ रैलियों से उमड़ रही है, क्या उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस बार एआईएमएम अपने पिछले जिस तरह से उसने 6 सीटें जीती थी, क्या वो दोबारा वो जीत पाएगी? क्या बीआरएस कांटे की टक्कर यहाँ पर जो दे रही है उसको क्या वो उसकी एज यहाँ पर नजर आ रही है, कांग्रेस की एज नजर आ रही है? इन्हीं तमाम सवालों को हम जांचेंगे, परखेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिलाल सब्जवारी जी हैं, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अक्सर आप उनको मेरे प्रोग्राम में देखते हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हैदराबाद से मेरे साथ सियासत डेली के संपादक हैं आमिर अली खान साहब, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आमिर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत। और एक और मेहमान मेरे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं, मीर अयूब साहब, उनसे भी हम जानेंगे। शुरुआत में आमिर साहब आपसे करना चाहूंगी, ये जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह का हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, अभी भी जो रोड शो चल रहा है उसमें मैं देख रही हूँ कि हजारों की तादाद में लोग हैं, जो रिस्पांस कांग्रेस को मिला है वो आप क्यों देख रहे हैं? क्या आपको वजूहात इसके पीछे की लगती हैं? क्या आपको लगता है इस इलेक्शन में कांग्रेस को एज है? जी, इलेक्शन में कांग्रेस को एज है। जी हाँ, मैं बात को मानता हूं। और जो अवाम जो जून के जून जैसा जो पब्लिक जो साथ आ रही है, इसकी मैं यही कहूंगा कि 10 साल 2014 में जब तेलंगाना बना था उस वक्त लोगों को यह था कि एक सोशल जस्टिस के नाम पे तेलंगाना बनाएं, और 2018 में जब इलेक्शन हुए तो लोग ये सोचे कि एक मौका और देना चाहिए जो अधूरे काम है वो पूरे होने के लिए। अगरचे कि 2014 में ही
काफी कुछ प्रॉमिस किया गया था, मुसलमानों को 12% के लिए प्रॉमिस किया गया था और दलितों को दलित चीफ मिनिस्टर की बात कही गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी 18 में लोग ये सोचे कि एक और टर्म टीआरएस को या अब जो बीआरएस है उसे देना चाहिए ताकि जो अधूरे काम है वो पूरे हो सकते हैं। इस मर्तबा हुआ ये कि 2014 और 2018 के जो एमएलएस थे उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया। तो लोगों का जो गुस्सा एमएलएस के ऊपर था, एमएलएस के ऊपर भी गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे पब्लिक से, तो उससे वो गुस्सा ट्रांसफर हुआ है पूरा बीआरएस के ऊपर। अब बीआरएस के ऊपर बोलिए आप या चीफ मिनिस्टर के ऊपर बोलिए, और लगातार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ये हमला कर रहे थे कि एक ही खानदान की सरकार यहां पे चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में उसका कनेक्ट मिला, लोग उसे मानना शुरू करें कि हाँ यकीनन करप्शन हुआ है और एक ही खानदान का बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। वो लेकर लोगों में जो गुस्सा बढ़ा है, और लगातार मैं समझता हूं कि दो लोग कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से हमला कर रहे थे, वो लोगों में कहीं ना कहीं बात डाइजेस्ट करने में आसानी हुई कि हाँ यकीनन कुछ गलत हुआ है, इस मर्तबा तब्दीली होना चाहिए। अगर थोड़ा और एलाबोरेट अगर कह रहे हैं जी आमिर साहब, जो राहुल गांधी कह रहे हैं अपनी रैलियों से कि 2 यार की जो वो बात कर रहे हैं कि एआईएमएम और केसीआर, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि उसका असर लोगों तक पहुंच रहा है? लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम केसीआर को वोट करते हैं, बीआरएस को वोट करते हैं, तो इसका मतलब सीधा वोट ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। हालांकि मैं देख रही थी कि प्रधानमंत्री भी अब यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि बीआरएस के साथ है। तो किन की बातों का असर आपको ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में लोगों को लग रहा है कि जो ईडी सीबीआई वो क्यों नहीं केसीआर तक पहुंचती है और क्यों विपक्ष के दूसरे नेताओं तक पहुंचती है, क्यों नहीं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने? क्या इस तरह की भी बातें वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं? क्या इसका असर लग रहा है आपको? जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी जी आ रही है आपके आवाज, आ रही आवाज। हाँ, जिस तरीके से जो बीजेपी में जो चेंजेस आए हैं उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बीआरएस का एक अटूट रिश्ता है। जैसा बीजेपी ने पहले कविता का नाम आया था कि कविता जो चीफ मिनिस्टर की डॉटर हैं, उनका नाम आया था दिल्ली लीकर स्कैम में। उसके बाद उनको अरेस्ट नहीं किया गया, अगरचे कि उनके घर तक पुलिस आई थी लेकिन अरेस्ट नहीं हुई। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 23 तारीख तक अपना अरेस्ट के ऊपर स्टे लिया था, तो शायद इसीलिए वो बाहर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये मानने चले हैं कि दोनों में चूंकि साजबाज है इसीलिए अरेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे बंडी संजय, जो काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको लास्ट मिनट पे चेंज करना पड़ा। उनको चेंज करके आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर है किशन रेड्डी साहब, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। तो वो कहीं ना कहीं लोगों में कनेक्ट ये हुआ कि बीजेपी और बीआरएस में अंडरस्टैंडिंग है। और रहा सवाल आप एमआईएम की बात किए हैं, तो पहली बार मैं समझता हूं कि इतने सालों में असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर ये बात कही है कि जहां पे हम हैं हमें वोट दीजिए और जहां पे हम नहीं है वहां बीआरएस को वोट दीजिए। तो उनका जो खुलकर बीआरएस की ताईद में कैनवेसिंग करना, वो यही लगा कि बीआरएस और एमआईएम एक है और बीजेपी मदद कर रही है बीआरएस की। तो उनसे ये हुआ कि लोग ये मानना शुरू करें कि ये तीनों एक हैं। और डिस्ट्रिक्ट का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की बात को नहीं मानता। ये बात को हमें तस्लीम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मुसलमान ये कहता है कि हमारे मसाइल अलग हैं, हमारी परेशानी अलग है। शहर में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। लेकिन केसीआर ने जब भी माइनॉरिटीज के या मुसलमानों की फलाह बहबूद की कोई मीटिंग होती थी तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को बुला लेते थे। तो वो डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को एक गुस्सा ये था कि असदुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं हमारे ठेकेदार बनने। तो बहरहाल ये एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी का गठजोड़ ऐसा साबित हो गया।
और असदुद्दीन ओवैसी पे तो काफी इल्जाम लगे हैं, चाहे वो यूपी इलेक्शन हो, बिहार इलेक्शन हो या मध्य महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने आज तक कभी वजाहत नहीं की कि वो बी टीम नहीं है। ये जरूर कहते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगेगा कि मैं बी टीम हूं, ये बात वो हर वक्त कहते हैं, मगर ये नहीं कहते कि साबित करो मैं बी टीम नहीं हूं, ये साबित करो। ये बात उन्होंने कभी वाजे तौर पे ये नहीं कहने से मैं समझता हूं कि पूरा कंफ्यूजन यही आया कि ये पूरे बी टीम है, तीनों एक तरफ हैं और कांग्रेस दूसरी साइड है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये भी उठ रहा है, हमारे साथ मीर अयूब साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है अयूब साहब आपका भी प्रोग्राम में। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोगों को ये लगता है कि जो पार्टी हैदराबाद से शुरू हुई वहां तो वो 9 सीटों पर लड़ती है और गोशा महल जैसी सीट से उसके राजा सिंह के खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, लेकिन जैसे ही अजरुद्दीन को जुबली हिल्स से कैंडिडेट बनाती है कांग्रेस तो फौरन वहां से अपना कैंडिडेट उतार देती हैं। तो उन्हें राजा सिंह से ज्यादा शायद खतरा उन्हें अजरुद्दीन से लगता है और इसीलिए उन्होंने जो है फौरन ये तय किया कि वहां से वो अपना कैंडिडेट उतारें। तो ये भी एक सवाल जो है लोग उठा रहे हैं। लेकिन मैं बिलाल साहब आपके पास आऊं क्योंकि हैदराबाद से मीर अयूब साहब है और उनसे जानना बेहद जरूरी है। 2 मेहमान हमारे साथ जो है वहां से जुड़े हुए हैं और उनसे जानना बेहद जरूरी है। तो मीर अयूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, तो आपको किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है, अभी हाल की बात करें तो कांग्रेस को एज है? जो सर्वेज, जो तमाम चीजें आ रही हैं, क्या वो कांग्रेस के हक में जाती हुई नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि बीआरएस अभी भी एक मजबूत पार्टी है बहुत ज्यादा और उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं? मेरा ख्याल ये है कि बीजेपी से मुताल्लिक जो बातें अभी कही गई, मुझे थोड़ा सा उसमें फर्क महसूस हो रहा है बीजेपी के और टीआरएस के ताल्लुकात में, क्योंकि बीजेपी भरोसा कर रही थी टीआरएस पे, मगर पिछले चंद दिनों से एग्रेसिवली बीआरएस के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी, इंक्लूडिंग Prime Minister Narendra Modi, who was here yesterday, was talking strongly against BRS. तो ये फैक्टर अभी खुल के सामने नहीं आया है कि अचानक इतनी तब्दीली क्यों आई और क्यों बीआरएस का पीछा उठा रहे हैं, अगर बीआरएस खुद इन्हीं का हिस्सा है। एक सवाल। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि क्या होगा, तो उसमें मेरा ये मानना है कि कांग्रेस विल डेफिनेटली हैव एन एज। हो सकता है कि 55 और 60 सीटों के दरमियान में ले आए, और ये जो हुआ है उसके 2-3 वजूहात हैं कि ऐसा कांग्रेस में क्या तब्दीली आई। कांग्रेस एक कोहेसिव फोर्स की हैसियत से उभर के आई है। इससे पहले जो था वो एक कोहेसिव फोर्स, एक यूनाइटेड फोर्स नहीं थी, उसमें सिर्फ लीडरान थे, उसमें कोई यानी मेंबर्स नहीं थे, उसमें कारकुन नहीं थे। तो अब महसूस हो रहा है कि उन कांग्रेस लीडर्स में जो चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवारी रखते हैं उन लोगों में कुछ सॉफ्टनेस आया है। तो अब जो इश्तिहारात आ रहे हैं अखबारात में, उसमें 2 अशखास के तस्वीरें आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और दूसरे एक कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है भट्टी विक्रमार्का, उनका भी चेहरा दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट, जो पहले बिल्कुल नहीं था। पहले सिर्फ ये जसवंत रेड्डी का नाम आ रहा था, तो ये एक बात अलग हुई है। दूसरी चीज हमको ये देखना है कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोशा महल से कभी भी नहीं लड़ी, यानी पिछले 3-4 दफा से अगर मुझे याद है तो गोशा महल सीट जो हैदराबाद पार्लियामेंट सीट का हिस्सा है, उसमें ये लोग लड़ते नहीं हैं, किसी आदमी की सपोर्ट कर देते हैं। उसकी क्या वजह है? ये लोग डायरेक्टली बीजेपी से, और वो आदमी जो निहायत ही गंदी जबान बकता है, उस आदमी से डायरेक्ट मुकाबला नहीं करना चाहते लोग किसी वजह से। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उन लोगों ने नहीं खड़ा किया था। और इसकी वजह से चूंकि बात पूरी खुल के कह नहीं पाते ये लोग,
तो पार्टी के कारकुनान में एक किस्म का गुस्सा है और मुसलमानों में भी एक किस्म की बरहमी है कि आप क्यों उस आदमी को टेक ऑन नहीं करते जो आदमी इस किस्म की गुफ्तगू मुसलमानों की दिला। तो ये बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है और वो जो है अपोजिशन कैंडिडेट को चुनते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी सपोर्ट की वजह से या उनकी सपोर्ट के नहीं होने की वजह से वो कारकुन हार जाता है। तो ही हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 2 टर्म्स दिस कॉल्ड राजा सिंह जी जी। जी तो सूरत हाल ये है। आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगे मुझसे? जी 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 मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत को भी मैं देख पा रही थी अभी, और ये रोड शो चल रहा है और जाहिर सी बात है ये आखिरी घंटा चल रहा है और फिर उसके बाद चुनावी प्रचार जो है वहां पर पूरी तरीके से थम जाएगा और 30 नवंबर को वोट वहां पर डाले जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अशोक गहलोत हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं और यही है जो हौसला बढ़ा रहा है कांग्रेस का, जिस तरह का रिस्पांस उसे मिल रहा है। और ना सिर्फ अभी बल्कि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद भी जब रैली की गई थी तब भी जिस तादाद में लोग वहां पर आए थे उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जोश जो है और ज्यादा पैदा हुआ था। और रेवंत रेड्डी अभी फिलहाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि वहां पर कांग्रेस ने काम किया है। और ऐसे ही नहीं, जो एक तरह से बीआरएस का गढ़ रहा है जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो पूरे तरीके से फाइट से एक तरह से गायब है। बिलाल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1 सीट उसको मिली थी, फिर उपचुनाव के बाद शायद उसको 5 सीटें मिल गई, लेकिन 4 लोकसभा सीटें उसको मिली और इसीलिए उसके हौसले बुलंद हुए। कर्नाटका की हार के बाद उसे लगा कि शायद साउथ में, तेलंगाना में उसके लिए कुछ कहीं वो पैर जमा सकती है, उसके लिए शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अभी जिस तरह की पूरी हम ग्राउंड रिपोर्ट वहां से देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम जर्नलिस्ट भी बता रहे हैं, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एआईएमएम से भी नीचे रहने वाली है। लेकिन अभी वो बीआरएस पर अटैक कर रही है, बीआरएस कांग्रेस को एक साथ बता रही है। क्या आपको लग रहा है कि अब वो उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस इख्तिदार में ना आ जाए, और क्योंकि परसेप्शन की जो राजनीति है उसमें वो जीतना चाहती है, 2024 की जो परसेप्शन की राजनीति है उसमें वो जीतना चाहती है। उसको लगता है कि अगर 5 में से 4 पे कांग्रेस कब्जा कर लेगी, इन 5 राज्यों में इसमें चुनाव हो रहे हैं, तो फिर 2024 में परसेप्शन में कहीं ना कहीं एक लीड, एक एज जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगी। देखिए बुशरा साहबा, जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी लास्ट आवर्स की जिनमें आप बात कर रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये किसी तरह भी फ्रूटफुल होने जा रही है या इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। दरअसल चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। लोगों का माइंडसेट वहां पर डेवलप हो गया है। कौन सा समाज, कौन सा समुदाय, कौन सा धर्म, कौन सा वोटर किसको वोट करेगा, ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है। लेकिन चुनाव मुख्य तौर पर बीआरएस बनाम कांग्रेस है और इसके अंदर जैसे हमारे 2 पैनलिस्ट ने बताया कि वहां पर कांग्रेस की एज है। तो ये लोग उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके आकलन के एतबार से तो इनका अपना एक परसेप्शन है। लेकिन मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं इस ओवरऑल तेलंगाना के चुनाव पर। दरअसल जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स का अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट में देख रहा हूं एक पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, या कहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से तेलंगाना के अंदर अपने आप को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की है, उसमें मैं कांग्रेस का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा रोल मानता हूं। खासतौर से रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के डीके भी कहे जाते हैं, यानी कि जो आपके कर्नाटक में डीके शिव कुमार है, वो वही टैग इनको यहाँ पे भी संबोधित किया जाता है। तेलंगाना के वो डीके कहे जाते हैं क्योंकि एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है और यंग है, एग्रेसिव है और अपने अंदर एक फ्लेयर रखते हैं।
इन्होंने कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स को तेलंगाना में स्ट्रीमलाइन किया है, उसको पूरी तरह पायलट कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय से आते हैं और एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी काफी मजबूत हैं। तो क्षेत्रीय छत्रपों का जो योगदान राज्य की राजनीति में होता है, उस दृष्टिकोण से आप देखें तो ये वही एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस का, जो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के कॉम्बिनेशन से बनाया था। और साथ ही साथ वो वहां पर 40% का इशू था, यहाँ पर करप्शन का इशू है। वहां पर जो लोकल नेतृत्व को दबाने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई लोकल नेतृत्व डेवलप नहीं कर पाया। यहाँ पर कांग्रेस ने एक इंपॉर्टेंट फेस दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास लास्ट आवर्स तक कोई फेस नहीं था। प्लस जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की एक मास अपील है, खास तौर से आज के समय में राहुल गांधी खुद एक दक्षिण राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यह कहिए कि गांधी फैमिली से एक लगाव है, वो भी एक सेंटिमेंट यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है। अब रहा बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों का सवाल, तो ये एक माइनॉरिटीज की साइकोलॉजी है कि उन्हें जहां जहां ये महसूस होगा कि उनका क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैंड इन ग्लव्स है, तो माइनॉरिटी या तो उससे डिस्टेंस कर लेता है या फिर वो दूसरे विकल्प की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वही होता नजर आया है। बीआरएस उस परसेप्शन को काउंटर नहीं कर पाई कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भी नहीं है। साथ ही साथ बीआरएस के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट हुए, जैसे चंद्रशेखर राव साहब का बेटे केटीआर और उनकी बेटी कविता, इनके अंदर भी पार्टी हथियाने को लेकर उसका कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये इंटरनल डिस्प्यूट्स वहां पर डेवलप होके आए। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स हैदराबाद से निकल के पूरे देश में पहुंचती है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के परसेप्शन में रैप हो गए हैं। तो कुल मिलाकर माइनॉरिटीज का जो रुख है वो ओवरऑल एक डायनेमिक्स शिफ्ट कह सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। 13% वहां पर माइनॉरिटीज है, और जैसा मेरे को बताते हैं कि 40 से 45 सीटों को वो एक इन्फ्लुएंस करता है। और कांग्रेस का हाउस इन ऑर्डर जिसे बोलते हैं, कांग्रेस यूनाइटेड फॉर्म में वहां लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक परसेप्शन लेवल पर कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के अंदर जो स्ट्रेटेजिकली एआईएम के मुखिया असदुद्दीन साहब के मुकाबले कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को एक फेस के रूप में डेवलप किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ जो रूरल एरिया है उसमें बीआरएस के कमजोर पकड़ और दलितों का उनसे दूर होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर मेरे को जो अभी तक मेरे ऊपर इनपुट कुछ लोगों से मैं बात करता हूं, और मेरा हिसाब से अगर यही वो फैक्टर काम कर रहे हैं तो यकीनन कांग्रेस का अपर हैंड हो सकता है, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनल लेवल पर इनपुट्स के माध्यम से प्राप्त कर पाया। जी जी बिल्कुल आमिर साहब, लेकिन अगर हम केसीआर की बात करते हैं तो वेलफेयर स्कीम्स तो वो भी काफी लेकर आए। ये माना जाता है कि मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए। वो अभी अमित शाह को तो सुना ही होगा, उन्होंने कहा था कि जो 4% जो आरक्षण है मुसलमानों का, उसको हम खत्म कर देंगे हम अगर आए, और उसके बाद उसको SC ST में तकसीम जो है वो कर दिया जाएगा, या ये कहना कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। वो जिस तरह की सियासत के लिए जाने जाते हैं उस तरह की ही वो सियासत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन वेलफेयर स्कीम्स कांग्रेस भी लेकर आ रही है, उसने भी एक लंबी फहरिस्त है उसकी घोषणाओं की, गारंटीज की, जिसको उसने गारंटी नाम दिया है। लेकिन बीआरएस भी उसी तरह की सियासत करती हुई नजर आती है। तो आपको दोनों पार्टियों में क्या ऐसा मोटा फर्क नजर आता है कि इस बार हवा जो है वो कांग्रेस के हक में बहती हुई नजर आ रही है? देखिए, यकीनन कांग्रेस टीआरएस ने या बीआरएस ने काफी स्कीम शुरू किए थे। मैं 2 स्कीम का खास तौर पे मुसलमानों के ताल्लुक से ये जिक्र करूंगा। 4% तो वायस राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2004 की, उसने दिए थे 4% रिजर्वेशन। लेकिन बीआरएस ने जो तालीम में मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए 200 के प्लस रेजिडेंशियल स्कूल्स शुरू किए हैं,
जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये पूरा फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। इसके अलावा कल्याण लक्ष्मी जैसा दूसरों को दी जाती है, वैसा शादी मुबारक के नाम पे जिसकी भी शादी होती है उनको 1,11,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 2 स्कीम के अलावा मैं समझता हूं कि जो माइनॉरिटी सब्सिडाइज लोन था वो कई सालों से बंद है। बजट की जो इजराई होती है, यकीनन बीआरएस ने ये बहुत ही खुले तौर पे कहा है कि उसने 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किए हैं। देखिए, रकम तो खर्च हो रही है, लेकिन 206 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स पे 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं साल को, तो 6,000 करोड़ तो इसी में चले गए। अब स्कूल की बिल्डिंग जाती ना होने की वजह से जो किराया दिया जा रहा है उस पर ज्यादा रकम खर्च की गई। तो जनरली अगर देखेंगे तो मुसलमानों को जो बेनिफिट होना चाहिए था, खास तौर पे सब्सिडाइज लोन की स्कीम पे, वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को था कि आप 12% रिजर्वेशन प्रॉमिस किए थे 4 महीने के अंदर देने का, वो नहीं कर पाए। तो कम से कम होना ये चाहिए था कि कुछ बजट होती, कुछ नौकरियों में इजाफा होता, या वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात कही गई थी। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। अगर मजमूई तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि फिल वक्त बीआरएस के स्कीम और कांग्रेस की गारंटीज के बीच में माइनॉरिटीज ने ये तस्वीर किया है कि हम एक चांस कांग्रेस को देंगे, देकर देखेंगे कि हमारी कुछ भलाई हो सकती है क्या। तो ये डायनामिक शिफ्ट जो हुआ है माइनॉरिटीज का, इसीलिए हुआ है। हम इस लेके देखना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस कितनी अलग है। और वैसे गांधी के ताल्लुक से गया तो तेलंगाना में हो या आंध्र प्रदेश में, अर्शवाइल आंध्र प्रदेश में, गांधी फैमिली को लेकर काफी एक किस्म से दिल में एक जगह है उनकी। तो वही जगह है कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और कर्नाटका के इलेक्शन रिजल्ट्स थे जिसमें यह कहा गया कि 88% मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। ये 2 वजूहात ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा असर किए हैं मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ लाने में। ऑफ कोर्स जो नाकामियां हैं वो तो अखबार में हाईलाइट होते थे, हर एक अखबार में होते थे, तो वो नाकामियों से भी लोग बोले कि एक बार चांस देना चाहिए कांग्रेस को। ये फर्क आया है। ओके अयूब साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर एरिया वाइज भी हम बात करते हैं, पूरे तेलंगाना की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो एक तरह से रेड्डियों की पार्टी कहा जाता था कांग्रेस को, क्या आपको लग रहा है कि रेवंत रेड्डी को एक तरह से चेहरा बनाना, रेवंत रेड्डी का काम करना जमीन पर, पिछले 2 साल में कहा जाता है कि शायद उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया है, उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने तो निकाली ही थी, उसका असर तो देखने के लिए मिला, एक जोश, एक जज्बा बड़ा जो कार्यकर्ता थे उनमें, और कहीं ना कहीं लोग भी जो तेलंगाना के वो एक उम्मीद से देख रहे थे कि एक नई उम्मीद बीआरएस के अलावा, क्योंकि एआईएम या बीजेपी तो जाहिर सी बात है कि वो ऑप्शन है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस सब का असर भी पड़ रहा है? रेवंत रेड्डी एक यूथ चेहरा है तो यूथ उनसे कनेक्ट होता है, राहुल गांधी भी एक यूथ चेहरा है तो उनसे भी कनेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें आपको लग रही हैं कि कांग्रेस के फेवर में जा रही हैं? जो तज्जिया है वो सही है, आपने जो कहा, मगर एक बात इसमें गौर करने वाली ये भी है कि रेवंत रेड्डी के प्रेसिडेंट बनने से पहले कांग्रेस का हाल अच्छा नहीं था। वो लोग आपस में लड़ते थे। आज से महीना, 1.5 महीना, बल्कि 2 महीने पहले तक भी तकरीबन 6 आदमी ऐसे थे जो सीएम बनना चाहते थे। तो उसमें रेवंत रेड्डी को पुश किया गया सेंटर की तरफ से, कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, और उसके साथ खड़ा किया गया। मगर उसमें एक नई चीज दाखिल की गई है, वो भट्टी विक्रमार्का, वो है दलितों को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी। तो ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने पेश किया, और रेवंत रेड्डी की जो पर्सनालिटी है, ही इज वेरी एग्रेसिव, ही डज नॉट टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। तो वो जो फाइट बैक करता है, वो फाइट बैक करने की जो उसके नतीजे में लोगों में असर पैदा हुआ। एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, जो केसीआर के बारे में एक इल्जाम है कि
मुसलमानों के पास में वक्फ की एक जायदाद थी जो 1600 एकड़ पर मुश्तमिल थी। सॉरी, 4000 एकर्स थी वो जमीन, और जमीन जो थी वो शहर के बिल्कुल करीब थी, और वो उसका जो रकबा था वो 1600 एकड़ था। 1600 एकड़ जमीन में से 800 एकड़ जमीन जो है वो बड़े बड़ी कंपनियों को दे दी गई, इंटरनेशनल नेम्स को। उसके बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो जो बची हुई जमीन है 800 वो मिल जाएगी, मगर हाई कोर्ट में मुसलमानों ने वो मुकदमा जीता, यानी वक्फ बोर्ड ने वो मुकदमा जीता, मगर उसको केसीआर की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान जो है या वक्फ बोर्ड जो है वो हार गया। तो ये जो एलिमेंट है ये कैसे हुआ और इसको क्यों फाइट किया गया, और मुसलमानों की जायदाद अगर थी तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी गई, एक बड़ा सवालिया निशान है केसीआर पर। जी जी। और ये जो 12% रिजर्वेशन की जो बात हम कर रहे हैं, जैसा अभी आमिर अली खान ने फरमाया कि 4% रिजर्वेशन इनका दिया हुआ नहीं है, केसीआर साहब ने नहीं दिया इसको। पहले जमाने के जो हमारे लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने दिया था, और वो जो मुकदमा है फिलहाल जेर दौरान है सुप्रीम कोर्ट में, इज स्टिल बीन हर्ड देयर। सो क्या होगा उसका नहीं मालूम, मगर अमल जारी है वो 4% पर, तो 4% पर अमल जारी है, और उसके तहत, उसके तहफुजात के तहत में बच्चों को एडमिशन्स मिल रहे हैं और नौकरियों में भी जगह मिल रही है। तो इससे बात ये साबित होती है कि जिस तरीके से केसीआर ने कुछ काम अच्छे किए, और फिर अपने इमेज का जो उनका जो प्रॉब्लम है कि बीजेपी के साथ में उनका जो खुला खुला दोस्ताना था, कई मुकामात पे उन्होंने बीजेपी वो की मदद की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को या दूसरे सेक्शंस को अच्छा नहीं दिखाई दिया। उसे समझ में आया कि ये आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो नाउ दे वांट टू हैव देयर ओन पर्सन। कांग्रेस, if you remember rightly, has been in Andhra Pradesh all along सबसे मजबूत पार्टी रही है। सब लोग हारते थे वहां पे, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जीता करती थी। तो कांग्रेस का एक बेस है यहाँ पर, और वो उसको रिवाइव करने में रेवंत रेड्डी और उसकी टीम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उसको बहुत हिम्मत दी और उसको रिवाइव किया है। ओके, बिल्कुल। तो बहुत जी इंपॉर्टेंट जनाब। पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पर रखे हैं, और जाहिर सी बात है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये देखें, अगर मैं अयूब साहब की बात से ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालूं कि ना सिर्फ लोग कांग्रेस की तरफ रागिब हैं, फिलहाल उनको वोट करना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, गुस्सा है बीआरएस और केसीआर को लेकर, जो सब कुछ उनके अमल फिलहाल रहे हैं उसको लेकर। लेकिन सवाल बिलाल साहब मेरा ये है कि जो हम हिंदी पट्टी के लोग हैं उनको, वो अक्सर ये कहा करते हैं कि 2024 के बारे में बात करूं या लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें कि उसका रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है, और हम कहीं ना कहीं साउथ को दरकिनार करते हुए या फिर उस तरफ उतना और करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन कई मर्तबा ये देखा गया है, कांग्रेस के हवाले से बात करें, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां से लोकसभा की सीटें जो आई थी उसने बहुत मदद की थी कांग्रेस की। तो अगर कांग्रेस साउथ में मजबूत हो रही है, कर्नाटका के बाद तेलंगाना में, उसकी निगाहें फिर आंध्र प्रदेश पर होंगी और दूसरे राज्यों पर होंगी, तो आपको लगता है कि इसका फायदा उसे लोकसभा के चुनाव में भी बड़े पैमाने पर मिल सकता है? क्योंकि क्यों हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर 2024 की हम पूरी पटकथा लिख रहे हैं तो वो सिर्फ नॉर्थ से होकर ही निकल सकती है, क्यों नहीं साउथ से शुरू हो? क्योंकि साउथ में अगर चाहे हम वहां की बात करें, डीएमके वगैरह की बात करें, तो वो भी बहुत मजबूती से फिलहाल वहां पर हैं, और जिस तरह का पूरा इंडिया गठबंधन बना है तो एक मजबूती से वो तमाम जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि उसका फायदा भी हो सकता है अगर तेलंगाना में सरकार बनती है कांग्रेस की 2024 के लिए? देखिए बुशरा साहबा, ये बात आप ठीक कह रही है कि ये जरूरी नहीं है कि 2024
कि जो केंद्र की सरकार होगी उसका रास्ता लखनऊ से या खासतौर से उत्तर भारत से होके जाए। देखिए देखिए दक्षिण के अगर आप राज्यों की खासतौर से सदर्न स्टेट की बात करें तो सदर्न स्टेट एक एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर तो आमतौर पर कांग्रेस के साथ ही खड़े रहे हैं। जब से भारतीय हम्म। जनता पार्टी का कर्नाटक में पेनिट्रेशन हुआ और फिर तेलंगाना में उसने पेनिट्रेट किया, उसके बाद से एक 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 परसेप्शन में चेंज आया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर वहां पे जमाने लगी है। दरअसल आप अगर इमरजेंसी के दौर की बात करें, 75 से लेके 77 तक ये इमरजेंसी का दौर रहा। हम्म। तो ये वो पीरियड था जब इंदिरा गांधी नॉर्दर्न स्टेट के अंदर पूरी तरह हार गई थी और खुद भी हार गई थी और संजय गांधी भी हार गए थे। तो ये वो समय था जब दक्षिण से उन्हें सहारा मिला था और एक 157 सीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दक्षिण के राज्यों से जीत के आई थी। उसके बाद से अगर आप देखें रिसेंट पास्ट के अंदर यूपीए फर्स्ट एंड यूपीए टू में भी दक्षिण राज्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा और खास तौर से आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा, जहां 25 की 25 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन उस समय वो जो कि क्षेत्रीय छत्रप थे वो कांग्रेस के साथ एलाई हुआ करते थे और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के रूप में भी रेड्डीज जाने जाया करते थे। कांग्रेस की कुछ गलतियां भी हुई जिसकी वजह से वो उनसे दूर हुए। इसी तरह तेलंगाना का जो परसेप्शन रहा, कांग्रेस उसने बना तो दिया लेकिन उसके सेंटिमेंट को अपने फेवर में कैपिटलाइज नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप हम्म। ओवरऑल आप देखें तो सोनिया गांधी भी दक्षिण राज्य को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, राहुल गांधी खुद मौजूदा समय में दक्षिण के राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप दक्षिण के ओवरऑल राज्यों की बात करें जो जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है, ये आमतौर पे बड़े दक्षिण के राज्य हैं। जिसमें तेलंगाना की ही अगर आप बात करें तो 17 सीटें लोकसभा की यहाँ पर हैं, आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में 25 सीटें हैं और कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं और तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटें हैं। केरल में आई थिंक 20 सीट्स हैं। तो ये कुल मिलाकर 129 सीट्स होती हैं और इन 129 सीट के अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, जहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी ग्रिप खो दी है और अब तेलंगाना में जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक रहा है। तो इस प्रोस्पेक्ट में अगर आप ओवरऑल अंडरस्टैंड करना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी एक वास्तव में तो एक हिंदी भाषी पार्टी मानी जाती है, दक्षिण राज्यों में इसका एक विरोध रहा है। धार्मिक पार्टी मानी जाती है तो धर्म के एतबार से भी दक्षिण राज्यों के अंदर हिंदुत्व की राजनीति, मनुवाद की राजनीति, ब्राह्मणवाद की राजनीति का विरोध होता रहा है। पेरियार एक वहां बहुत बड़े आइकॉन्स गुजरे हैं और साथ ही साथ तो आप ये ओवरऑल आप देखें तो कांग्रेस के एक प्रोस्पेक्ट ज्यादा डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं दक्षिण के राज्यों में। वो एक प्रथम विकल्प हो सकती है और ये इस कॉन्ट्रास्ट में जब कर्नाटक में और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एकदम वाइप आउट होती जा रही है। तो ओवरऑल आप कह सकती हैं कि 2024 के अंदर भी दक्षिण राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और जहां तक मीन माइनॉरिटीज का सवाल है, माइनॉरिटीज की अगर आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन देखें तो दक्षिण में खाली तेलंगाना की बात नहीं कर रहा, जब तक कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहां माइनॉरिटीज के टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े आइकॉन माने जाते हैं और उनका एक 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 पारंपरिक एक एक, एक ये माना जाइए कि दक्षिण में एक अपना एक सम्मान है और उनके जंग आजादी में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वहीं हिजाब जैसी घटनाएं भी तभी घटी जब कर्नाटक में उनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। तो इन दो फैक्टर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माइनॉरिटीज को खड़ा किया और जिसका ऑप्शन कांग्रेस बनती हुई एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म में नजर आ रही है। और अब अगर आप मौजूदा नॉर्दर्न स्टेट की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश है, बहुत कमजोर पोजीशन इस वक्त हो जाएगी चुनाव के बाद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। राजस्थान में अगर कांग्रेस रिवाइव भी हो पाई तो प्रथम विकल्प के रूप में खड़ी भी नजर आएगी। तेलंगाना को हमने डिस्कस कर ही लिया। तो कुल मिलाकर आप अगर आप ओवरऑल इस पोजीशन देखें तो ये 185 सीट्स बैठती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इन 185 सीटों पर कमजोर होना पार्टी के रूप में भी और परफॉर्मेंस के रूप में भी, तो अगर अभी इनको कंबाइन करें तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक फ्रूटफुल प्रोस्पेक्ट्स है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और यही वजह है कि ये भी माना जा रहा है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे होंगे, जो 3 दिसंबर को आने वाले हैं, ये सिर्फ़ इन राज्यों तक, इन स्टेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि 2024 में किस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, किस दिशा में लड़ा जाएगा, उसकी दिशा और दशा दोनों भी ये कहीं न कहीं तय करेगा, क्योंकि ये तमाम जो चुनाव हैं, 5 राज्यों के, खैर मिज़ोरम तो वो गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो जा ही नहीं सकते और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया और कहा कि वो स्टेज शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने अपने चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा है, उनकी गारंटियों पर ये चुनाव जो है लड़ा गया है, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद जितने भी क्षेत्रीय शत्रप हैं उन सबको उन्होंने साइडलाइन किया, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की, आंसरेबिलिटी भी उन्हीं की बनेगी। लेकिन हमें पता है कि हर बार की तरह चेहरा हट जाएगा और जेपी नड्डा का चेहरा लग जाएगा और जिम्मेदारियों का बोझ जो है, हार का बोझ किसी और के कंधे पर डाल दिया जाएगा, जो होता है। लेकिन आमिर साहब, तेलंगाना की हम जब बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना में अभी फिलहाल जो इश्यूज हैं, जिन पर लोग वोट करने जा रहे हैं या उन्होंने अपना मन बनाया है, दिल बनाया है, वो आपको क्या लगते हैं मोटे तौर पर? किन इश्यूज पर लोग वोट डालने जा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं एआईएमएम की कोई जज्बाती, जिस तरह की उनकी तकरीरें होती हैं, क्या उसका कोई असर है? क्या आपको लगता है वो अपना पिछला परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएंगे, या आपको लगता है कि इस बार लोगों ने बिल्कुल अपना जो है मन बना लिया है दूसरी तरफ ही जाने का? क्या इश्यूज हैं जिन पर लोग वोट कर रहे हैं इस बार? वोट फॉर चेंज का एक नारा चला है, नैरेटिव काफी एक्सेप्टेबल भी हुआ है वो हर जगह। हैदराबाद के जो एरियाज हैं वो 30 किलोमीटर रेडियस जो हैदराबाद का है, वहां पे सोच अलग है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 48 आवर्स में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन रूरल एरियाज में वोट फॉर चेंज 10 साल हमने इन्हें दे दिए हैं, अब एक बार बदल के देखेंगे, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इसीलिए यहां पे चेंजेस नजर आ रहा है। रहा सवाल एआईएमआईएम का, एआईएमआईएम को मैं समझता हूं कि 94 के बाद अब इस मर्तबा टफेस्ट चैलेंज लग रहा है, जहां पे उन्हें अपने 7 सीट बरकरार रखने के लिए या 7 सीट अपनी कस्टडी में रखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सख्त मुकाबला है। अगरचे के 3 सीट तो बिल्कुल आसान है, लेकिन नामपल्ली, मलकपेट और याकुतपुरा के अलावा ऐसा मैं समझता हूँ कि चार मीनार को भी अगर आप लेंगे तो ये 4 सीट्स में कुछ अंडर करंट है जो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि फिर बात आ जाती है कि पोल मैनेजमेंट की, इसलिए कि इनके पास जो डुप्लीकेट वोटर्स का जाल बिछा हुआ है एमआईएम के पास, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास, वो अक्सर यहाँ पे एक माना जाता है कि 20,000 या 5,000 लेडीज ऐसे हैं जो तकरीबन 20,000 वोट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में पिर के डालते हैं, तो एक लेडी 3 वोट मिनिमम डालती है। तो ये एक चीज आई थी, इलेक्शन कमीशन ने 40,000 वोटों को खारिज भी किया है इलेक्टोरल रोल से, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि चूंकि लेडीज खासतौर पर बुर्का पहन के आती हैं, आप बुर्का उतारो बोल नहीं सकते, तो वो उमूमन ये कहा जाता है कि वो 2-3 वोट तो डाल ही देती है। तो इस मर्तबा इन सब के हालात के बावजूद मैं समझता हूं कि अगर पोल मैनेजमेंट कांग्रेस और ब्रेक अवे जो ग्रुप है एमआईएम का, एमबीटी जो जिसे कहते हैं, मजलिस बचाओ तहरीक, अगर वो पोल मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो ये 4 सीट मजलिस के हाथ से जा सकते हैं। ये एक ऐसा महसूस हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें, यकीनन वोट फॉर चेंज की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं लोग अपना मन बना चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। ओके, आपको भी लगता है अयूब साहब कि इस बार पूरे चांसेस जो हैं वो चेंज के हैं और कहीं ना कहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है, या वो सरकार बना लेगी? आपको लगता है ऐसा? अयूब साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरे पास में कोई सिस्टम ही नहीं है। जी आप आवाज आ रही है? जी, बीच में आमिर की आवाज भी चली गई थी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि हमारे पास में अगर हम केसीआर की बात करते हैं तो केसीआर का एक परसेप्शन निकल के आया है कि एक
कि वो आदमी ने काफी दौलत पर्सनली कमाई है और उसके खानदान ने कमाई है दौलत। जो फायदा तेलंगाना के अवाम तक पहुंचना चाहिए था वो बराबर नहीं पहुंचा। तो इन्होंने जो वादा किया था कि तेलंगाना के अवाम जो पिछड़े हुए हैं उनकी मदद की जाएगी, वो नहीं हुआ। इनका जो मुसलमानों के साथ में ताल्लुक रहा है, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि एक मामले में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसा रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम है, मगर दूसरे जो मामलात है, जैसा मैंने कहा कि वो जो 1600 एकड़ जमीन थी उसमें जिस तरीके से पुश करके वो ले लिया गया, वो इनके खिलाफ जाएगा और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की कोई और तरीके से मदद नहीं हो सकती और मुसलमानों के लिए बर्स से कोई अलहदा स्कीमात नहीं है। और अगर आप कंपेयर करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कम दिया गया है मुसलमानों को। तो ये जो बोला जा रहा है कि मुसलमानों के दोस्त हैं, हाँ वो एक हद तक दोस्त हैं, मगर कई मामलात में वो दोस्त नहीं है, वो किसी और की मदद करते हैं, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि वो खुद अपनी और अपने खानदान की मदद करते हैं। जी, तो आप बड़ी बात यहाँ पर आप कह रहे हैं अयूब साहब, और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत जो इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर ये आयद हो रहे हैं, उस तरह की उनकी पूरी छवि बनती हुई नजर आ रही है कि अगर 2-3 लोगों के अलावा अगर बीआरएस की बात करें तो आपको कोई और नेता का चेहरा दिखता नहीं है, और इस तरह जी जी अयूब साहब। जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि है ही नहीं, किसी को पेश ही नहीं कर सकते ये लोग। जी, एक और बात जो अजहरुद्दीन के बारे में कही गई कि हो सकता है अजहरुद्दीन जीत जाए, मगर एक आदमी के जीतने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कांग्रेस के लिए तकवीयत होगी वो अगर अजहर जीतते हैं तो। अजहर की कोई कारकर्दगी हैदराबाद में नहीं है, खिदमत के एतबार से अजहर जीरो है हैदराबाद का जहां तक ताल्लुक है। सिर्फ क्रिकेट में उनका नाम है, मगर मैदान में पॉलिटिक्स में लोगों की खिदमत करने में कोई नाम नहीं है उनका। जी जी, और ये हो सकता है कि कांग्रेस की लहर में वो जीत जाएं, लेकिन ये नहीं लग रहा आपको अयूब जी? बिलाल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, लेकिन अयूब साहब आपको नहीं लग रहा कि बीआरएस का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो बहुत मजबूत है? क्या आपको लग रहा है कि जो काम 2 साल में कांग्रेस की तरफ से किया गया है उसने भी अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को उतना मजबूत किया है कि वो बीआरएस का मुकाबला जमीन पे कर सके? क्योंकि एक तो पूरा एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का भी। एक ये है कि आपने अपनी स्कीम्स लोगों तक पहुंचाई, आपने जमीन पर मेहनत की, आपने रैलियां की, लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट किया कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, आप चेंज का एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए। लेकिन उसके बाद बूथ तक लेकर आना, लोगों को वोट अपने हक में पड़वाना, ये सारी चीजें इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको लगता है कि इतना मजबूत कैडर है कांग्रेस का कि मुकाबला कर सके बीआरएस से? मेरा मानना है कि टीआरएस के जमाने में कांग्रेस का कैडर जो है वो सो गया था, वो खत्म नहीं हुआ था। अब जबकि उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस वापस आ रही है और उसके चांसेस हैं, तो वो कैडर उठ के वापस आ गया है इनके साथ में। तो अब आप अगर इनके तकारीर अगर देखें, इनके जलसों को देखें, तो हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ में नहीं होते इन लोगों के जलसे। रेवंत रेड्डी हो कि कोई और लीडर हो, वो तमाम असला में कर रहे हैं और वो दहखानी इलाकों में जाके काम कर रहे हैं और उनको पता है कि वहीं से वोट मिलेगा। हैदराबाद का तो तस्वीर हो चुका, वो 7 सीट इनको चले गए, 5 सीट उनको चले गए, इस किस्म का अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मगर जो एक्चुअल आना है आपको 119 सीटों में से जो मेजॉरिटी आपको मिलना है वो देहातों से मिलेगी, वो रूरल इंडिया से मिलेगी, रूरल तेलंगाना से मिलेगी और वो कांग्रेस को मिलेगी जरूर। ओके ओके, तो कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहवर्धक जो है फिलहाल हालात तेलंगाना के नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव खत्म भी हो गए, इसलिए उसने पूरी ताकत जो है अपनी वहां पर झोंकी हुई है। जो स्टेट के लीडर्स हैं वो सब भी वहां पर मौजूद हैं, जो नेशनल लीडरशिप है वो तमाम वहां पर मौजूद है। सोनिया गांधी ने भी इमोशनल अपील जो है वो की है लोगों से और कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे सोनिया अम्मा बुला रहे हैं, और इसने मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल किया है, जज्बाती
शुरुआत ही किया है और मैं चाहती हूँ कि सीधे तौर पर आपके लिए, आप हमें चुने तो आपके लिए हम काम करके दिखाएं। और कांग्रेस को ये भी लगता है कि तेलंगाना उसी का दिया हुआ राज्य है और उसको ये लगता था कि शायद ये उसके हक में जाएगा, लेकिन उसके हक में नहीं गया। लेकिन फिलहाल उसके लिए फिजा उसके हक में कहीं ना कहीं बनती हुई इस बार पूरे तौर पर नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले नतीजे और बाकी पार्टीज के लिए और देश के लिए भी चौंकाने वाले नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना से आ सकते हैं। जी, आप ना लास्ट कमेंट बिलाल साहब आप रखिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी शो को। मैं ये कह रहा था बुशरा साहिबा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो अयूब साहब जिस जमीन का बार बार जिक्र कर रहे हैं 1600 एकड़ की, तो मेरा ख्याल है मणिकुंडा जागीर के नाम से वो जानी जाती है। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में पॉलिटिक्स करते हैं वहां से निकलकर, और वो अभी तक देश के अंदर जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड, जो सोशो इकोनॉमी एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉजिटिव रोड मैप है वो नहीं दे पाए हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स रही है, हमेशा से इमोशनल पॉलिटिक्स रही है, और ये इमोशन और रिएक्शन उनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अगेंस्ट एक नेचुरल फ्लो में रहता है। तो मैं ये तो इस नतीजा नहीं निकालता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो ये ड्रॉबैक्स रहे हैं, उसने जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का जो इंडिया के अंदर एक स्पेस होना चाहिए था, उस एक्सपेरिमेंट को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनके करने के तरीके में वो एक फाइननेस या वो एक आर्ट या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने की वो एक डेफिसिट नजर आया, जिसने मुल्क के अंदर जो एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का जो एक स्पेस होना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने खो दिया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि यकीनन तेलंगाना के जो रिजल्ट्स होंगे वो सदर्न स्टेट के अंदर और कांग्रेस की वॉइस को बहुत ज्यादा एक प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में स्टैब्लिश करेंगे, और सदर्न स्टेट के अंदर लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस, मेरा ख्याल है अगर क्षेत्रीय दल ज्यादा हावी नहीं हुए तो पहली एक चॉइस हो सकती है, और जिसका असर नॉर्दर्न इंडिया तक मैं महसूस होते हुए देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कर्नाटका उसके पास पहले से है और कर्नाटका उसने किस तरह से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से उसने छीना है, और जिस तरह की पूरी सियासत वहां पर की गई कर्नाटका में हमने देखा, हिजाब से लेकर बजरंगबली से लेकर और तमाम तरह की जिस तरह की सांप्रदायिक सियासत हो सकती थी ध्रुवीकरण की, वो तमाम हमने कर्नाटका में देखी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने आप रही थम्बिंग मेजॉरिटी से, तो ये और उसके बाद अब तेलंगाना में पूरे आसार उसके हक में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड से खुद राहुल गांधी वहां से एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं केरला में वायनाड में उनकी वो एक्सेप्टेंस वो भी बताती है। तो साउथ से बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट जो हैं वो कांग्रेस के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसको सिर्फ और सिर्फ असेंबली इलेक्शंस तक देखना मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। इसको हमें लार्जर प्रोस्पेक्ट में 2024 के प्रोस्पेक्ट में देखने की भी जरूरत है, क्योंकि असली लड़ाई जो है वो 2024 की चंद महीनों बाद ही उसके भी इलेक्शन होने हैं और उस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार सबको बेसब्री से होगा और देखना होगा कि आमिर साहब और अयूब साहब जो कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के फेवर में पूरी हवा है, उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो कितना सही साबित होता है। और 3 दिसंबर को फिर से हम आपको एक बार फिर से अपने साथ जोड़ेंगे और तब इसके बारे में और चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।